कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था FWRICS को। आज हम देखेंगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, तो वैसे ही आज हम देखेंगे कि इकोलॉजी का जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इफेक्ट होता है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इकोलॉजी को इफेक्ट करती है। तो इस चैप्टर से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि इकोलॉजी इफेक्ट करती है एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन कैसे करती है वो एग्जांपल्स के साथ आज हम लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इकोलॉजी जो टर्म है वो इन्वायरमेंट से आपको मिलता जुलता है। ये टर्म हमने बायोलॉजी से रिफर किया है, वहीं से लिया है। इसका मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशन कलेक्टिवली बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। यानी कि आप देखेंगे कि कोई पौधा अमेरिका में होता है तो हो सकता है कि वो इंडिया में ना होता हो, ठीक है। या कोई जानवर जो पोलर अंटार्कटिका में पाया जाता हो वो हो सकता है इंडिया में ना पाया जाता हो। यानी कि एनवायरनमेंट और उसके जीव दोनों के आपस में परस्पर संबंध होते हैं, ठीक है। यानी जो एनवायरनमेंट से और जीव जो है वो आपस में एक दूसरे में इंटरेक्ट करते रहते हैं और चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर जो इस चेंज को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए तो वो उस एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रहता, वो इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं पेरिश हो जाएगा। यानी कि अगर पोलर बियर को हम यहाँ पे लेके आए तो वहाँ यहाँ अडेप्ट नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से अगर यूएस में कोई या वेबर के द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई थ्योरी बनाई गई हो तो उसको हम लोग अगर डायरेक्टली यहाँ पे लाएंगे, अगर इस इन्वायरमेंट के अनुसार वो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ के सोशल कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वो नहीं होगा तो वो भी पेरिश कर जाएगा, डाई कर जाएगा। तो इसीलिए एक इकोलॉजिकल अप्रोच हमने टर्म इसीलिए लिया है जो कि इंटर रिलेशनशिप दिखा रहा है कि ऑर्गेनिज्म जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट और उसके चेंज को, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए उसके एनवायरनमेंट और चेंज को। तो इसको बहुत सारे स्कॉलर्स ने स्टडी किया, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं। उसमें काफी प्रोमिनेंट एक तरह से थ्योरिस्ट आपको मिलेंगे, जैसे जॉन एम गॉस, रॉबर्ट डेल, ठीक है, रॉस्को मार्टिन और FWRICS को हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस कर लिया है और इन लोगों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बीच बीच में जो इनका आइडिया है वो हम लोग देखते जाएंगे। तो रॉबर्ट डेल ने इकोलॉजिकल अप्रोच को स्टडी किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और उन्होंने 3 मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए। ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। अगर आप कहीं कोई थ्योरी लगाते हो या कहीं कुछ थ्योरी देते हो, ठीक है, ये डिसिप्लिन की बात हो रही है, आपके एग्जाम की बात नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। डेल ये बोलते हैं, ठीक है। पहला वो बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जनरलाइजेशन है, ठीक है, जो कि किसी एक नेशन के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। किसी एक नेशन यानी कि मान लीजिए यूएस और यूरोप में आपने कोई थ्योरी बनाया, कोई हो सकता है प्रिंसिपल बनाया और उसको आपने वहां अप्लाई कर दिया, लेकिन हो सकता है कि वो थ्योरी और प्रिंसिपल जो है वो डाइवर्स सिचुएशन में एप्लीकेबल ना हो, डाइवर्स इन्वायरमेंट सेटिंग्स में एप्लीकेबल ना हो। तो उसके लिए क्या है कि ये बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जनरलाइजेशन तुम कर दे रहे हो कि ये लोपुड़िया ये कहीं भी खाओ तो काम करेगा, वो सही नहीं है। यानी कि आप किसी को अगर यूनिवर्सली अप्लाई करो उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचो कि हाँ इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन किया जा सकता है, वो चीजें सही है, ठीक है। लेकिन एक नेशन के केवल स्टडी पे आप बोल दो कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये सही नहीं है। आपको डाइवर्स एनवायरमेंटल सेटिंग में वो थ्योरी या वो प्रिंसिपल को आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये बोलते हैं कि कोई भी अगर थ्योरी या थ्योरम जो भी आप फॉर्मुलेट करते हो, कोई भी आइडिया या कंसेप्ट देते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसको आपको एम्पिरिकली टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। यानी कि सारे सोशल सेटिंग में आपको टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि वो यूनिवर्सल है कि नहीं। दूसरा ये बताते हैं, कौन बताते हैं? रॉबर्ट डेल। उसके बाद ये बताते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए और इकोलॉजिकल कैरेक्टर होना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ इंटरडिसिप्लिनरी, इसका मतलब ये है कि इसको इनपुट लेने चाहिए मल्टीपल सब्जेक्ट से, हो सकता है पॉलिटिकल साइंस जो भी हो, सोशोलॉजी, तो साइंस से भी, नॉर्मल साइंस से भी, यानी कि हर इंटरडिसिप्लिनरी करने का मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट से इसको इनपुट लेना चाहिए और इकोलॉजिकल इसका कैरेक्टर होना चाहिए। इकोलॉजिकल यानी कि ये जो है वो डाइवर्स जो भी इकोलॉजिकल कंडीशन में इसको रख के देखना चाहिए, ठीक है। इकोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब कि ये ऐसा होना चाहिए
कि उस इकोलॉजी के अनुसार होना चाहिए। जैसे इंडिया में अगर कोई आप सिस्टम लगा रहे हो, कोई थ्योरी लगा रहे हो, तो वो इंडिया के सोशल कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होना चाहिए, यहाँ के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बोलते हैं कि तीसरा जो सोल्यूशन बताते हैं, इसमें ये बोलते हैं कि ये इसके स्कोप को वाइडन करने के लिए नहीं है, ठीक है। यानी कि इसके होराइजन को वाइडन करने के लिए आप इंटरडिसिप्लिनरी और इकोलॉजिकल मत बनाइए, इसको आप इसलिए बनाइए ताकि ये सारे सोसाइटी में रिलेवेंट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक हो सके। यानी कि ये इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो अगर आप इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसका करना है किसी भी थ्योरी का, तो उसके लिए उसको इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए और इकोलॉजिकल कैरेक्टर होना चाहिए इसका। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी भी और उसके लास्ट थ्योरम जो भी है वो इंटरडिसिप्लिनरी और इकोलॉजिकल होना चाहिए। तो थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हो गया, चलते हैं आगे देखते हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग काम करते हैं वो किसी कल्चरल कॉम्प्लेक्स के होते हैं, जैसे किसी सोसाइटी के ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका जो इफेक्ट है आपको इन्वायरमेंट पे देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट इन द सेंस कि एडमिनिस्ट्रेशन पे देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट पे नहीं। दूसरा ये है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी कल्चर का पार्ट है। तो उसमें क्या है कि कोई भी कल्चर होता है वो हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड होता है, वैसे ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी कल्चर का पार्ट है तो वो भी इन्फ्लुएंस्ड होगा हिस्ट्री, कल्चर, सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। ठीक है, और इंटर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा अपने एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट इन द सेंस कि उसके आसपास के लोग, समाज, सोसाइटी जो भी है, तो वो सारे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट करेगा एनवायरनमेंट, ये दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है इंटरनल और दूसरा हो सकता है इंटरनल। यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। और इंटरनल भी एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने आप को इफेक्ट करेगा और सोसाइटी को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इंटरनल इन द सेंस कि इसके दो मीनिंग है। सबसे पहला कि उसके अंदर के जो लोग हैं, जो कल्चर है, जो है वो खुद इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकते, खुद उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट कर सकता है। एनवायरनमेंट नहीं, खुद उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट कर सकता है, यानी खुद उसके इंस्टीट्यूशन को इफेक्ट करेगा। और दूसरा कि ये भी जो इंटरनल है एक्सपेक्ट, ये भी आउटसाइड को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा फोकस कहाँ रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनली कैसे खुद को इफेक्ट करता है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एक्सटर्नली इफेक्टेड होता है बाहर के एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है। तो ये सिस्टम है, मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, या कोई ब्यूरोक्रेसी ही मान लीजिए, स्टेट है। तो ये सिस्टम है, ये देखिए, और ये इन्वायरमेंट है, ये आसपास की सोसाइटी है, लोग हैं, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इन्वायरमेंट। इसको छोड़कर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है। ये सारे क्या है, इसके इन्वायरमेंट है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो इन्वायरमेंट है। और ये आपको लाइन दिखाया गया है, डबल क्रॉस, यहाँ पे डबल लाइन से एरो। तो ये दिखा रहा है कि इन्वायरमेंट जो है वो सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, और सिस्टम भी इंटरनली, ये सिंगल लाइन से आपको दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इंटरनली खुद को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कैसे किसी एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट करता है। तो यहाँ कहता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो थ्रेट भी प्रोवाइड करा सकता है और बहुत सारे केसेस में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी प्रोवाइड करा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को। यानी कि इन्वायरमेंट दोनों वे में काम करता है, पॉजिटिव वे में भी और निगेटिव वे में भी। हालांकि इस चैप्टर में निगेटिव की ही चर्चा ज्यादा है, लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों तरीके से इन्वायरमेंट इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को सेफ प्रोवाइड कराता है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो एक तरह से रिजल्ट है आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोसाइटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही सेफ होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अगर किसी भी एनवायरनमेंट को आसानी से अडेप्ट कर ले तो वो सरवाइव करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नली जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो किस किस फैक्टर से अफेक्टेड हो सकता है, तो वो हम लोग चेक करेंगे। तो ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री और उसका क्या इम्पैक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स का क्या इन्फ्लुएंस है उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो भी देखेंगे। फिर सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस देखेंगे, फिर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देखेंगे। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे चलते हैं आगे देखते हैं कि हिस्ट्री और उसका क्या इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन पे, वो हम पहले चर्चा करेंगे। अब फिर से मैं क्लैरिटी लाने के लिए बोल दूं कि हम लोग क्या चर्चा करने वाले जा रहे हैं। पहला तो एक्सटर्नल इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा इंटरनल इम्पैक्ट। ठीक है, तो अब हमने
हम लोग का फोकस है एक्सटर्नल पे, और एक्सटर्नल में ही पहला पॉइंट है हिस्ट्री कैसे इफेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, वो देखेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है और उसके फंक्शन को भी चेंज करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑथर ने बहुत सारी स्टडी कैरी आउट की है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले देखते हैं फेरल हेडी का। ठीक है, फेरल हेडी का जो टॉपिक है वो है कॉलोनियल इम्प्रिंट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फेरल हेडी का नाम हम लोग पहले भी सुने हैं, जैसे कि हमने देखा था कि 60 के दशक में कैसे वियतनाम वार के बाद आपको दिख रहा था कि यूएस का सपोर्ट बंद हो गया था और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से जो है उसका डाउनफॉल हो रहा था। उसके स्टडी में लोग बोल रहे थे कि एक तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इसका स्टडी, जो एक इकोलॉजिकल अप्रोच है वो कॉम्प्लेक्स है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नहीं। तो इन सब कारण के चलते 60s के दौर में आपको दिखा कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डाउनफॉल हो रहा है। लेकिन उसके बाद आपको फेरल हेडी आते हैं और 1980 में एक तरह से ये प्रोटेगनिस्ट हैं जो इनको रिवाइवल का काम करते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर हम वापस आते हैं कॉलोनियल इम्प्रिंट्स क्या है। ठीक है, तो ये लगभग बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में अपना एक तरह से रिसर्च कैरी आउट करते हैं, स्टडी कैरी आउट करते हैं और देखते हैं कि कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कॉलोनी से आज़ाद होने के बाद भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे स्टेट में या बहुत सारे कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉलोनियल एस्पेक्ट है यानी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो पहले चला आ रहा था वो भी अभी आज के डेट में देखने को मिलता है। यानी कि आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे कॉलोनियल सिस्टम, जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम है, उसका इफेक्ट आज भी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे जो हिस्ट्री है वो इम्पैक्ट कर रही है आपके, इन्फ्लुएंस कर रही है आपको एडमिनिस्ट्रेशन को। जैसे कि एग्जांपल में बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज का जो इंडिया में, वो ब्रिटिश इंडिया के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी मिलता है। आप जब पढ़ेंगे कलेक्टर के बारे में तो आप देखेंगे कि कलेक्टर उस समय भी होते थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज भी होते हैं। स्प्लिट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ये भी ब्रिटिश का ही देन है। हमारे यहाँ जो सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट आप देखेंगे, किसी भी मिनिस्ट्री में आप देखेंगे कि सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट होता है। जब मैं लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी पहले भी बताया हूँ, आगे बताऊंगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वहाँ इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा। एक लाइन एजेंसी है और एक स्टाफ एजेंसी है। ठीक है, डायरेक्टरेट जो है वो ओरिजिनल टास्क देखता है किसी भी मिनिस्ट्री का, और सेक्रेटेरिएट क्या है, वो असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने, फेरल हेडी बताते हैं कि जो कॉलोनियल इम्प्रिंट है वो देखने को मिलता है आज के भी एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, इंडिया के सापेक्ष में आप देखें तो सेक्रेटेरिएट और डायरेक्ट सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे एक्ट आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, तो वो क्या है वो, और जैसे आपको देखने को मिलेगा इंडियन पिनल कोड है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो ये सब क्या है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली थी, और लेकिन हम लोग उसी से ये सारी चीज़ें बोरो किए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हिस्ट्री इफेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरा हेडिंग हम देखते हैं कि ब्रिटिश और जर्मन एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हिस्ट्री इफेक्ट किया है। तो हम लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले देखते हैं। तो ब्रिटेन में क्या था, शुरू से एक तरह से हिस्टोरिकली आप देखें तो काफ़ी स्टेबल था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफ़ी स्टेबल था, और जो एवोल्यूशन हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का वो एक तरह से काफ़ी ग्रेजुअल है, नॉन वायलेंट है, कोई भी हिंसा आपको देखने को नहीं मिलेगी ब्रिटेन में। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो था वहाँ पे वो कैरी आउट किया जाता है थ्रू नेगोशिएशन, डायलॉग्स एंड पार्टिसिपेशन। आप देखेंगे कि ब्रेक्सिट का भी अभी होता है तो उसमें सारे लोग जाके वोट करते हैं कि हमें ब्रिटेन को रहना चाहिए यूके के साथ नहीं। तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो पार्टिसिपेटरी टाइप का है। वहीं जर्मनी में आप देखिए तो हिटलर और वर्ल्ड वार और क्या क्या ना जाने क्या क्या हुआ था, तो उससे क्या है कि सिस्टम में काफ़ी इनस्टेबिलिटी आपको जर्मनी में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ब्रेक्स इन हिस्ट्री के चलते काफ़ी एक तरह से इनस्टेबल सिचुएशन था। उस समय क्या था, ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी और वहाँ स्टेबिलिटी की स्थापना की थी। लेकिन स्टेबिलिटी ये पार्टिसिपेशन से नहीं आया था, ये क्या आया था, इम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी से आया था। ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रिक्ट होना पड़ा था। तो आप यही दो नेशन से आप देख लीजिए, ब्रिटेन से और जर्मनी से, कि कैसे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो हिस्ट्री है वो कैसे अफेक्ट करती है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है रसिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि रसिया में जो है पहले जार का शासन था, लेकिन बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ 1970 में, तो वहाँ से जार का शासन खत्म हो गया। तो जार रिजिम भी था, वो सिंगल पार्टी रूल पे काम करता था। उसके बाद कम्युनिज्म भी आया। कम्युनिज्म भी क्या था, जैसे लेनिन, मार्क्स, ये लोग क्या थे,
तो यहाँ आज भी रसिया में देखेंगे तो आपको सिंगल पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगी। और उसमें क्या होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी होती है, उसी के डिफरेंट उम्मीदवार रहते हैं किसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। तो ये क्या है, इस सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यानी कि पावर जो है वो इकट्ठा हो रहा है, सेंटर के पास ही सारा पावर है, ठीक है। एक अथॉरिटी के पास ही सारा पावर इकट्ठा है। तो ये आपको देखने को मिलेगी। कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे उसके पास सारा ज़्यादा से ज़्यादा पावर है। आज भी रशिया में अगर पुतिन की सरकार को देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन है वो आज भी एविडेंट आपको नजर आ रहा है। तो हमने यही इस साइड में देखा कि कैसे हिस्ट्री है, उसका इम्पैक्ट कैसे है एडमिनिस्ट्रेशन पे, कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को। तो एक तरह से प्रैक्टिकल आइडिया आपको मिला होगा। चलते हैं आगे देखते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स कैसे करता है। सबसे पहले इसमें हम लोग हेडिंग देखेंगे नेचर ऑफ स्टेट एंड इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। नेचर ऑफ इम्पैक्ट क्या है, तो स्टेट भी बहुत तरह के होते हैं। अब जैसे हिस्टोरिकल आप शुरू करेंगे तो शुरू में क्या था, पुलिस स्टेट था। पुलिस स्टेट इन द सेंस कि राइट्स आदमी के कम थे और जो गवर्नमेंट जो एक्ट करता था वो कोर्सिव होता था, ठीक है। कोर्सिव इन द सेंस कि बल का प्रयोग करके कोई भी काम करवाया जाता था, ठीक है। जो लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। तो इनिशियली ये था। तो उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, ऐसा था जिससे जो कोर्सिव टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। लेकिन लेजे फेयर स्टेट आया उसके बाद। लेजे फेयर स्टेट में क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को बढ़ा दिया गया। लेकिन लेजे फेयर का एक ये खूबी थी कि नॉन इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक एरिया। इकोनॉमी में सरकार का हस्तक्षेप नहीं था उस समय, ठीक है। तो उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, इस नेचर ऑफ द स्टेट के अनुसार इकोनॉमिक सिस्टम, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ढलना पड़ा। अब लेजे फेयर के बाद कॉन्सेप्ट आया वेलफेयर स्टेट का, यानी कि अब सरकार क्या है, लोगों को वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी वैसा बनना पड़ेगा, लोगों को वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। अभी लेजे फेयर और वेलफेयर स्टेट में क्या अंतर है इन दोनों में। दोनों में तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन लेजे फेयर में इकोनॉमिक एरिया में सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन वेलफेयर स्टेट में आप देखेंगे कि सारी सर्विसेज जो है वो सब सरकार के हैं द्वारा काम की जाती हैं। तो इसलिए इकोनॉमी और मार्केट में भी सरकार का पूरा योगदान है। ये अंतर है लेजे फेयर में और आपके वेलफेयर स्टेट में। अब वेलफेयर स्टेट के बाद भी हमने देखा कि 90s के दशक में मार्गरेट थ्रेचर और रोनाल्ड रीगन के अध्यक्षता में यूएस और यूके में आपको न्यू राइट फिलोसफी देखने को मिला। तो न्यू राइट फिलोसफी क्या एडवोकेट करता है, डाउन साइजिंग एंड राइट साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि सरकार को अपने हाथ पैर खींचने हैं, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आया था स्टीयरिंग रेदर देन रोइंग, आपको खुद से नाव नहीं खेलना है, बस उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कराना है। तो ये क्या है, स्टेट के जो है नेचर धीरे धीरे आपको चेंज हो रहे हैं, पुलिस से लेजे फेयर से फिर वेलफेयर और वेलफेयर से न्यू राइट फिलोसफी में आपको डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो जैसे जैसे नेचर ऑफ स्टेट चेंज होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी उस हिसाब से चेंज होगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ द स्टेट इन्फ्लुएंस कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैक्स वेबर ने एक कंसेप्ट दिया था पॉलिटिकल मैच्योरिटी। अब जब वेबर अपना ब्यूरोक्रेसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि ये मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा, ठीक है। मेरिट से चुन के लोग आएंगे, यहाँ न्यूट्रलिटी होगी, यहाँ सब कुछ होगा, यहाँ जो इफिशियंट लोग होंगे वही होंगे। आइडियल, एक तरह की आइडियल ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। लेकिन साथ साथ में वेबर को पता था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये खुद ब खुद इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और ये एक तरह से लोगों को एलिमिनेट कर देगा, उनको ये डर था पहले। अब मैं समझाता हूं कैसे होगा ये। तो जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का कंसेप्ट दिया है वेबर ने, ये क्यों देख के पॉलिटिकल मैच्योरिटी का कंसेप्ट दिया है, वो जानते थे कि जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी वो मेरिट बेस्ड है, ठीक है। पॉलिटिक्स जो है वो इमेच्योर है, लेकिन यही ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये मैच्योर है। तो ये क्या होगा, ये खुद में एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। यानी कि ये ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आप अपने गोल को अचीव करोगे, स्टेट अपने गोल को अचीव करेगी। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ना होकर खुद इंस्टीट्यूशन बन जाएगा और खुद ही इंड बन जाएगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप जो फोकस कर रहे हो रूल्स रेगुलेशन, तो इससे क्या होगा, लोग एलिनेट हो जाएंगे, ठीक है। एलिनेशन हो जाएगा लोगों का। एलिनेशन यहाँ दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक तो लोग एलिनेट हो जाएंगे और टू मच एडहेरेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते उसके इंटरनल लोगों में जो ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं उनका एलिनेशन हो जाएगा, वो एक मशीन की तरह काम करने लगेंगे। तो इसके लिए जो वेबर ने बताया था कि हमें रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी चाहिए, यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसका लगाम जो होना चाहिए वो इलेक्टेड जो एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। यानी कि वेबर जो चाहते थे कि जो भी है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो कंट्रोल करे
किसको, ब्यूरोक्रेसी को, ताकि ये खुद से मास्टर ना बने, ये हमेशा सर्वेंट बन के रहे, क्योंकि इसमें एक टेंडेंसी है, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये ओवर पावर कर लेगा उनको। इसीलिए बोला था वेबर ने कि मेच्योरिटी ऑफ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, अगर मेच्योर ज्यादा रहेगा तो ये इंस्ट्रूमेंट की ही तरह काम करेगा ब्यूरोक्रेसी, ये कभी भी एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए वेबर बोलते हैं कि जो भी ब्यूरोक्रेसी है उसको हाथ में रखना है किसके, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो अब आज भी देखेंगे आप इंडिया में भी कि जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही मास्टर होता है और ब्यूरोक्रेसी जो है उसके आदेश पे काम करता है। तो इन सब चीजों से वेबर ने क्या दिखाना चाहा, वेबर ने ये दिखाना चाहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल मैच्योरिटी पे। यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए सिस्टम लो, ठीक है, तो इसके बाहर में क्या है, पॉलिटिक्स का एक सब सिस्टम हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो एनवायरनमेंट हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के, और देखिए पॉलिटिक्स कैसे इफेक्ट कर रहा है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, या एडमिनिस्ट्रेशन इंटर्न कैसे इफेक्ट कर रहा है पॉलिटिक्स को। तो ये कहानी है, इन दोनों के बीच में क्या जुड़ाव है, एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये बातें हैं। उसके बाद FW रिक्स बोलते हैं अनबैलेंस्ड पॉलिटी के लिए, ठीक है। तो रिक्स को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो रिक्स भी बताते हैं कि जब डेवलपिंग कंट्रीज को वो स्टडी कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो इमेच्योर है। कैसे ये बोल रहे थे, जैसे इंडिया का ही इन्होंने उदाहरण लिया था, बोले कि जो भी इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या है, 200 साल पुराना एक तरह का आपका ब्यूरोक्रेसी के वो बाई प्रोडक्ट है। जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो 200 साल पुरानी है, कॉलोनियल टाइम की है, तो इसके पास रिच एक्सपीरियंस है हर एक चीजों का। लेकिन जो इंडिया की पॉलिटी है वो आजादी के बाद आई है। तो एक तरह से देखिए कि मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी है। मेच्योरिटी किसके पास है, ब्यूरोक्रेसी के पास मेच्योरिटी है, और इमेच्योरिटी किसके पास है, वो आपकी पॉलिटी के पास है। इसीलिए उन्होंने संज्ञा दी थी अनबैलेंस्ड पॉलिटी का, ठीक है। अनबैलेंस्ड क्यों है, क्योंकि दोनों का मेच्योरिटी लेवल अलग अलग है। इसीलिए वो बोल रहे थे कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंट्रोल कर लेगी पॉलिटी को, ठीक है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कंसेप्ट दिया था इम्बैलेंस्ड पॉलिटी का। अब इस सब चीजों से वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं। यानी हमने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके बाहर पॉलिटी है, तो पॉलिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह से एनवायरनमेंट है। तो ये देखिए दोनों कैसे एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है लुशियन पाई, पॉलिटिकल कल्चर एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो लुशियन पाई ने भी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री को भी उस पर स्टडी कैरी आउट किया, और वहां पे देखा कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनका फोकस मेनली क्या रहता है, वहां के लोगों का फोकस रहता है रीजन पे, लैंग्वेज पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है। तो इसीलिए पॉलिटी जो है, वहां की पॉलिटिक्स जो है, इसी सारी चीजों को सेंटर बना के काम करती है। और इन सब चीजों के चलते क्या होता है, फेवरेटिज्म का माहौल आपको दिखेगा, डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा रीजन और रिलीजन के प्रति, नेपोटिज्म आपको देखने को मिलेगा, भाई भतीजावाद, ठीक है। ये पहला उन्होंने ऑब्जर्व किया था। किसने किया था, लुशियन पाई ने किया था। दूसरा वो ऑब्जर्व करते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में हमने स्ट्रक्चर तो ले लिया है वेस्ट का, लेकिन जो हमारा जो इनइक्वालिटीज है वो आपको देखने को मिलती है। यानी कि स्ट्रक्चर तो हमने अडॉप्ट कर लिया है, वेबरियन ब्यूरोक्रेसी सारी चीजें ले ली, लेकिन इनइक्वालिटीज आज भी है। कारण इसका बताते हैं ये कि सोसाइटी जो है वो इगैलिटेरियन नहीं है। इगैलिटेरियन कहने का मतलब कि सबको बराबर रूप से देखना, यानी कि सबको बराबर शामिल, सबकी भागीदारी, उसको हम लोग बोलते हैं इगैलिटेरियन। तो जो सोसाइटी है डेवलपिंग कंट्रीज में वो शुरू से इगैलिटेरियन नहीं रही है, यानी इनहेरेंटली वो इगैलिटेरियन नहीं है। इसीलिए वहां का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी है वो भी इगैलिटेरियन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हमेशा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमेशा बाइस्ड रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें फैक्टर्स हैं जैसे रीजन, लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है। तो इसीलिए पहले से ही इनइक्वालिटी है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि सोसाइटी इगैलिटेरियन नहीं है। नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हम लोग देखेंगे फेरल हेडी को, ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन डिफरेंट कंट्री। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलते हैं आगे देखते हैं सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस, जैसे सोसाइटी और कल्चर जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को। इसमें सबसे पहले एक कहानी देखते हैं हम लोग जॉर्ज ऑरवेल का, ठीक है। शूटिंग एन एलिफेंट करके इन्होंने एक एस्से लिखा था, ठीक है। ये एस्से पब्लिश हुआ था 1936 में। ये कहानी है 1920 की। उस समय क्या थे कि ये एक तरह से पुलिस ऑफिसर थे, कॉलोनियल पुलिस ऑफिसर थे, ये बर्मा में पोस्टेड थे। एक बार क्या हुआ कि जो जंगल में जो हाथी जो थे वो क्या है कि
लकड़ी का गट्ठा लेकर इधर उधर जाने के काम करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक एलिफेंट जो है वो पागल हो गया और वो जो भी सिस्टम है वहां से एस्केप हो गया जंगल से, ठीक है। तो ओरवेल को जिम्मेदारी दी गई कि आप हाथी को ढूंढिए और उसके शांत करिए या उसको पकड़िए। तो ओरवेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत सारा सर्च किया और उसके बाद हाथी को उन्होंने देख लिया, स्पॉट कर लिया। उनके देखने में लग रहा था कि हाथी जो था वो बहुत ही काम था, उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि वो किसी के लिए थ्रेट क्रिएट करे या वो डेंजरस हो। लेकिन जैसे ही हाथी दिखा, जो लोकल वहाँ बर्मा के जो लोग थे, म्यांमार के लोग थे, वो चिल्लाने लगे कि साहब साहब साहब, बोलते थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को कि साहब साहब मिल गया हाथी, अब शूट कीजिए शूट कीजिए। अब इसको लग रहा था कि हाथी तो शांत है लेकिन मैं शूट क्यों करूं। लेकिन ये जो क्राउड का प्रेशर था जिसके चलते वो एलिफेंट को शूट कर देते हैं, ठीक है। वो चाहते भी नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने एलिफेंट को मार दिया, ठीक है। बाद में वो अपने ऐसे में लिखते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पपेट हूं, एक तरह से लोग विलेजर्स के हाथ में मैं एक तरह से पपेट हूं, मैं ना चाहते हुए भी ये काम कर रहा हूं। इस कहानी से वो क्या दिखाना चाहते हैं कि किसी भी आदमी के जो डिसीजंस हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मिली से। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे मिली, ये मिली बोलते हैं इसको, मिलीव नहीं बोलते हैं। सोशल मिली का मतलब क्या होता है कि सोशल इन्वायरमेंट जहां आप रहते हो और जहां आप काम करते हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल यही बताना चाहते हैं कि जो डिसीजन होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं वहां के सोशल मिली से। यानी कि ये बताना चाहते हैं कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इनके जो डिसीजन थे वहां के जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, सोशल मिली है, उससे प्रभावित हुए थे। तो एक तरह से देखिए सोसाइटी और कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, ये देखने को मिलता है। दूसरा, वेबर बताते हैं प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में। ये क्या है? प्रोटेस्टेंट क्या है? एक तरह का सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म का राइज यूरोप में ही क्यों हुआ, ठीक है। यानी कि इमर्जेंस जो है कैपिटलिज्म का वो यूरोप में ही क्यों देखने को मिलता है, और जगह देखने को क्यों नहीं मिलता। तो इसका रीजन बताते हैं कि इसके पीछे जो है वो प्रोटेस्टेंट का हाथ है, जो क्रिश्चियनिटी के सेक्ट है उसका हाथ है। ये बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म है उसके कुछ बेसिक इथूज हैं, वैल्यूज हैं, जैसे हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको कैपिटलिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके जो वैल्यूज हैं, इसके वैल्यूज सिमिलर हैं किससे? प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट का भी यही मानना है कि पेनी सर्व्ड इज पेनी अर्न्ड। पेनी मतलब पैसा है, तो जितना सर्व करोगे उतना ही आप कमाओगे, ठीक है। और प्रोटेस्टेंट हार्ड वर्किंग होते हैं, वो अपने लीजर को अंडरमाइन करते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। तो इसलिए इन दोनों के वैल्यूज एक जैसे थे, इसलिए यूरोप में ही आपको देखने को मिलता है जो राइज है और कैपिटलिज्म का। तो आप बोलोगे कि कैपिटलिज्म से फिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या संबंध? आप तो कैपिटलिज्म को बता रहे हो, फिर बोल रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे जो सोसाइटी है या कल्चर है, क्रिश्चियनिटी का जो ये सेक्ट है उसका कल्चर है, ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और एक तरह से नए एक तरह से मार्केट मैकेनिज्म को जन्म दे रहा है, कैपिटलिज्म को जन्म दे रहा है। तो कैपिटलिज्म आएगा तो वो तो इन्फ्लुएंस करेगा ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। इंटर्न ये मान सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। नेक्स्ट, जेम्स क्यू विल्सन का हम लोग देखते हैं वैराइटीज ऑफ पुलिस बिहेवियर, ठीक है। तो ये भी काफी सोसाइटीज में इन्होंने रिसर्च कैरी आउट किया, ठीक है। और ये इन्होंने जाना कि जो भी कम्युनिटी किसी चीज के लिए सेंसिटिव होती है तो वहां की पुलिस भी उस चीज के लिए सेंसिटिव होती है। कोई भी सोसाइटी में अगर चीजें हो, आपको देखने को मिलेगा कि दोनों का वाइस वर्सा संबंध होता है, ठीक है। किसका? पुलिस और सोसाइटी का, ठीक है। तो ये दोनों आपस में परस्पर, अगर ये किसी भी चीज के लिए आपको अगर देखेंगे कि सेंसिटिव है पब्लिक, या आपको दिख रहा है कि पुलिस किसी भी चीज के लिए सेंसिटिव है, तो सोसाइटी भी उस चीज के साथ सेंसिटिव होगी। अगर सोसाइटी उस चीज के लिए सेंसिटिव है तो पुलिस भी उस चीज के लिए सेंसिटिव होगी, ठीक है। यानी कि ये क्लियरली दिखा रहा है कि जो पुलिस जो अपना काम कर रही है वो एज पर द सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से कर रही है, ठीक है। यानी आप देखिए कि अगर अभी लॉकडाउन का समय है तो सोसाइटी पुलिस के द्वारा अगर किसी को मारा भी जा रहा है, हम समझ सकते हैं कि वो पॉजिटिव कॉज के लिए मारा जा रहा है, लेकिन सोसाइटी भी उसको एज ए जोक समझ के मजे ले रही है, ठीक है। तो पुलिस के भी पास एक तरह से पावर है कि हाँ वो मारेगी, ठीक है, क्योंकि कहीं से कुछ क्रिटिसिज्म नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर गलती ना भी हो तो एक तरह से क्या है, पुलिस भी अपना वैल्यू खो दे रही है। क्योंकि पुलिस इनसेंसिटिव क्यों हो रही है? क्योंकि जो पब्लिक है, जो सोसाइटी है, वो इनसेंसिटिव हो रही है। तो जेम्स क्यू विल्सन बताते हैं कि देखिए सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट का कैसे प्रभाव पड़ता है पुलिस पे। तो ये इससे बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अफेक्टेड होता है सोसाइटी से।
नेक्स्ट है आपको FW रिक्स का साला मॉडल, जिसको हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। साला क्रेसी, जो साला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कहाँ, डेवलपिंग कंट्रीज में। हमने देखा था कि ब्यूरो, चैम्बर, साला ये सब पढ़ा था ना। तो ब्यूरो था एडवांस सोसाइटी का, साला था जो डेवलपिंग सोसाइटी का, ठीक है, चैम्बर था जो पुराने वाले सोसाइटी, फ्यूज सोसाइटी का। तो रिक्स जो बोलते हैं कि स्ट्रक्चरली जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है आपका डेवलपिंग सोसाइटी में, वो स्ट्रक्चरली वेवेरियन है लेकिन फंक्शनली नॉन वेवेरियन है। दिखने में तो स्ट्रक्चर वही लाइन ऑफ कमांड और हायरार्की वेबर का मिलता है, लेकिन वो फंक्शन वैसा नहीं कर पाते वो। और रिक्स बताते हैं कि इससे बहुत सारे फैक्टर्स जैसे हेट्रोजेनिटी, फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग, ठीक है, नेपोटिज्म, पॉलीकम्युनलिज्म, सेपरेशन ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल, ये सारी चीजें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती हैं। अब मैं यहाँ पे ये सारी चीजें बताने लगूं तो ये पूरा चैप्टर ही इसमें समाहित है FW रिक्स के, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। फिर भी बता देता हूँ, जैसे हेट्रोजेनिटी है ना, कहने का मतलब हेट्रोजेनिटी और पॉलीकम्युनलिज्म क्या है कि बहुत सारे कम्युनिटी हैं इंडिया में, वो क्या करते हैं, सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि उनके फेवर में कोई डिसीजन ले सरकार, उनके लिए काम करे। जैसे आरक्षण का ही मुद्दा ले लें, जाट आरक्षण हुआ, गुजर आरक्षण हुआ, तो ये सब क्या है कि सरकार को अपने अपने तरफ खींच रही हैं, तो जिससे सरकार खुद से डिसीजन नहीं ले पा रही है, डिसीजन क्या है, इन लोगों के प्रेशर में आके ले रही है। इसीलिए हमें तो अथॉरिटी दिखता है वेवेरियन मॉडल का, लेकिन फंक्शनली नॉन वेवेरियन है, क्योंकि अथॉरिटी ओरिजिनल जो है वो जनता के द्वारा एक्सरसाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके एक ही नहीं 50 उदाहरण दिए हैं रिक्स में, आप पिछला चैप्टर डिस्कस कीजिए, देखिए उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल से आपको क्या दिखा कि सोसाइटी और कल्चर का कैसे इन्फ्लुएंस है एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसी में अभी 2 पॉइंट्स और हैं सोसाइटी और कल्चर में, वो हम देखते हैं। हमजा अल्वी ये जो है एक कंसेप्ट देते हैं ओवर डेवलप्ड सोसाइटी का, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताते हैं। नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जैसे कि आपके पास एयर इंडिया है, ये क्या है, स्टेट का इंस्टीट्यूशन है। नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन आपको दिख रहा है कि स्पाइस जेट, इंडिगो, ठीक है, तो ये सारे नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन है। अब जैसे बहुत सारे NGO है, न्यूज चैनल है, सिविल सोसाइटी है, ये सारे क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो अब ये इन नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बताते हैं हमजा अल्वी। ये बोलते हैं कि 1960 और 70 के जो दशक था, उसमें जो नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन थे वो काफी वीक थे और एब्सेंट थे। आपको डेवलपिंग सोसाइटी में ये देखने को नहीं मिलते थे। तो लोग क्या है, उनका ज्यादा से ज्यादा एक तरह से निर्भर थे सरकार के प्रति, यानी कि सरकार ही उनको सारी चीजें प्रोवाइड कराए, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन जो भी है सरकार के द्वारा थे। लेकिन सरकार के पास भी रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे, इसीलिए जो डिमांड था और सप्लाई था, इसके बीच में आपको काफी गैप देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा कि सिविल सोसाइटी भी वीक थी, इसलिए जो सरकार पे कोई विजिलेंस बना के नहीं रखा था, यानी कि सरकार के कोई चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं थे, इसलिए सरकार जो थी वो उसमें आपको बहुत से ज्यादा करप्शन आपको देखने को मिलता था, और जो ब्यूरोक्रेसी थी इनएफिशिएंट थी, ठीक है। तो ये जो पैथेटिक कंडीशन है, इसी को हमजा अल्वी बोलते हैं ओवर डेवलप्ड सोसाइटी। अब इस टर्म से आप मत जाइएगा ओवर डेवलप्ड सोसाइटी। ओवर डेवलप्ड का मतलब ऐसा नहीं कि फुल्ली डेवलप्ड सोसाइटी। ओवर डेवलप्ड सोसाइटी ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के कंसेप्ट में, जहां की सोसाइटी, जहां पे सरकार जो है वो ओवरबर्डन्ड है ड्यू टू क्रंच ऑफ रिसोर्सेज, वहां करप्शन ज्यादा है, वहां डिमांड और सप्लाई मीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और वहां पे एक तरह से मोनोपोलिस्टिक एक तरह से व्यवहार है सरकार का, ठीक है, मोनोपोली है सरकार की। तो ये जो है ये ओवर डेवलप्ड सोसाइटी वो है, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा आप। ये तो बोलते हैं किसका, डेवलपिंग सोसाइटी के बारे में ये बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं डेवलप्ड सोसाइटी के बारे में। ये बोलते हैं कि ठीक इससे उल्टा जो नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो काफी वाइब्रेंट और डायनेमिक है, आपको प्रेजेंस देखने को मिलेगा नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन का डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे लेस डिमांड है टू द स्टेट, सरकार से लोग ज्यादा डिमांड नहीं करते कि आप बिजली पानी मुझे दीजिए, क्योंकि सर्विसेज जो है वो नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड करा दी जा रही हैं। इसीलिए जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप नहीं है और मार्केट में आपको एक तरह से स्टिफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि और डेवलपिंग कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा कि एडुकेट्स चेक्स भाई है सिविल सोसाइटी, यानी सिविल सोसाइटी भी जागरूक है, कोई भी सरकार अगर एक्शन लेती है या कोई भी उसके पॉलिसीज हैं उस पर सिविल सोसाइटी कटाक्ष करती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इफिशिएंट और ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनता है।
ठीक है। यानी कि ये इससे आपको पता चला कि कैसे नॉन स्टेट जो इंस्टीट्यूशन है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो क्या इन्फ्लुएंस है ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं कि कौशिक बसु, ये इंडियन स्कॉलर ही हैं, इन्होंने दिया था एक टर्म संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। ठीक है, तो संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन जो एक तरह का फ्रेज है, ये दर्शाता है इनएफिशिएंसी एंड करप्शन को। ठीक है, तो संस्कृताइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये इनएफिशिएंसी और करप्शन को दर्शाने के लिए इस वर्ड का ये इस्तेमाल किए हैं। कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि संस्कृताइजेशन वर्ड इन्हीं के द्वारा लिया गया है, ओरिजिनली इस वर्ड को यूज किया गया था इंडियन सोशोलॉजिस्ट एन श्रीनिवास ने। एन श्रीनिवास ये 1950 के दशक में ये एक तरह का ये वर्ड लेके आते हैं, ये दर्शाने के लिए कि जो भी लोअर लेवल पे जो जैसे अपने चार है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये बताते हैं कि कैसे संस्कृताइजेशन होता है, यानी कि जो लोअर स्टेटा में सोसाइटी के लोग हैं वो कैसे हम मूव करते हैं हायर स्टेटा ऑफ सोसाइटी में। एक्चुअली ये रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। संस्कृताइजेशन में क्या होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कुछ जो फॉलो किया जा रहा है ब्राह्मण पंडित के द्वारा, वो सारी चीजें इमिटेट करने की कोशिश, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ऐसा लगे कि हम हायर क्लास ऑफ सोसाइटी में जा रहे हैं। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन हो जाना, ठीक है, कि हम लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, ये क्या है? संस्कृताइजेशन है। जैसे कि जनेऊ धारण करना, उपनयन संस्कार होता है ना, तो एक धागा बांधते हैं, सेक्रेट थ्रेड बोलते हैं। तो अगर पहले लोअर जो स्टेट ऑफ सोसाइटी को ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड थी कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो अगर धारण कर रहा है तो वो दिखाना चाहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूं। ये प्रोसेस जो है, जो इमिटेट करना, जो हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी को इमिटेट करना, इसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन। ठीक है, लेकिन अब ये कौशिक बसु क्या करते हैं कि श्रीनिवास के ही टर्म को ये लेते हैं और करप्शन के साथ अटैच करते हैं और बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे ये जुड़ा हुआ है, संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन कैसे होता है। तो बासु क्या करते हैं, कौशिक बसु जापान के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वहां जो ऑनेस्ट और सिंसियर अफसर हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है जापान में। ठीक है, और जो करप्ट अफसर्स हैं उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जा रहा है, सोशली डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक इसके उलट वो इंडिया में भी स्टडी कैरी आउट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि जो भी करप्ट टाइप के ऑफिसर्स हैं या एलिटिस्ट हैं, खुद को ऊंचा दिखाने वाला या बाबूइस्टिक जो बोलते हैं ना कि हाकिम बाबू वाला, तो वो बाबूइस्टिक जो है उनको काफी एक तरह से ऑनर मिल रहा है। ठीक है, यानी कि उनको बहुत सारे रिगार्ड्स दे रहे हैं लोग, उनका बहुत इज्जत कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोअर लेवल ऑफ सोसाइटीज है ये कोशिश क्या कर रहा है कि कैसे हम इमुलेट करें, उनके जो चीजें हैं उसको हम लोग कॉपी करें, उनके कैरेक्टर को हम लोग कॉपी करें। इसीलिए इसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। वहां क्या था, ओरिजिनल संस्कृताइजेशन में इमुलेट कर रहे थे, वो कॉपी कर रहे थे हाई कास्ट के जो भी प्रैक्टिसेज हैं उनको, जैसे जनेऊ, सेक्रेट थ्रेड वगैरह। यहाँ पे क्या है, क्योंकि हायर अफसर को इज्जत मिल रही है तो हम भी वही काम करेंगे, इसको ये बोलते हैं संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। ठीक है, क्या है संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन में कि इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि एक तरह से सोशल एक्सेप्टेंस है करप्शन के लिए इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, तो लोग सोशल बहिष्कृत नहीं करते हैं उसको और इज्जत देते हैं जो करप्ट आदमी है। इसीलिए बोलते हैं कि करप्शन थ्राइव्स इन द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के चलते ही करप्शन जो है वो थ्राइव करता है। ठीक है, और करप्शन इंटर्न क्या करता है कि डेवलपमेंट जो है सोसाइटी का उसको भी हैम्पर करता है। यानी कि देखें कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। अगर यही सोसाइटी के लोग अगर उस करप्ट ऑफिसर को सोशली डिस्कार्ड कर देते, बहिष्कृत कर देते, तो एक तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना इफिशिएंट शायद हो जाता है। लेकिन कैसे लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस है, जो एक्सेप्टेंस वो जापान में नहीं है, इसके लिए क्या है, करप्शन जो थ्राइव कर रहा है इसी सोसाइटी पे कर रहा है। तो देखिए कैसे आपस में सोशल और कल्चर फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, ये हम अभी समझे। चलते हैं आगे देखते हैं इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इकोनॉमी का एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इन्फ्लुएंस है, तो एक थ्योरिस्ट थे गनर मेडल। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा था एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा ने इन्होंने डिस्कस किया था कि कैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है और डेवलप्ड सोसाइटी का और डेवलपिंग सोसाइटी का, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है। इस बुक में ये दो टर्म लेके आते हैं। पहला टर्म है, ध्यान से सुनिएगा, म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग विशियस साइकिल। ठीक है, पहला टर्म है म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग विशियस साइकिल। दूसरा ये टर्म बताते हैं म्यूचुअली
म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग वर्चुअस साइकिल, ठीक है, वर्चुअस और विशियस साइकिल, दो चीजों के बारे में बताते हैं। ये बोलते हैं कि कोई भी इकोनॉमी है, ठीक है, वो है इकोनॉमी जो है एक तरह से मेजर रीजन है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपको बहुत सारे अंतर दिखते हैं, जैसे यूके, यूएसए, जापान, इंडिया, इसमें क्या है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को शेप करती है डेवलपिंग और डेवलप्ड सोसाइटी में। कैसे? तो सबसे पहले ये डेवलपिंग सोसाइटी के बारे में देखते हैं। ये क्या करते हैं कि बहुत सारे एशियन कंट्रीज में स्टडी कैरी आउट करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों आपस में इन्फ्लुएंस कर रहा है एक दूसरे को। अब ये इस नतीजे पे कैसे पहुंचते हैं? तो सबसे पहले बोलते हैं कि जो भी डेवलपिंग सोसाइटीज है वहां जो है इकोनॉमी शुरू से आपको वीक देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके चलते क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर रेवेन्यू जनरेशन कम होगा तो वहां के जो एम्प्लॉय है उनको पेमेंट बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा कि जो स्किल्ड पर्सन है वो उस कंट्री को छोड़ देंगे, ठीक है, वो ग्रीनर पेस्चर्स के लिए। इसके लिए एक अलग से टर्म आता है ब्रेन ड्रेन, आप लोग पढ़े होंगे। तो ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि चूंकि उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा है उस कंट्री में, तो इसलिए उस कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो अब उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या बच जाते हैं, लो स्किल्ड लोग बच जाते हैं, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड टाइप के लोग बच जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनको हम ट्रेनिंग देके तो स्किल्ड बना सकते हैं, लेकिन वो कंट्री क्या है कि इकोनॉमिकली वीक है, इसके लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकती बेटर ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, टूल्स टेक्नोलॉजी को भी लेकर हम एफिशिएंट बना सकते हैं। क्योंकि ये गरीब है कंट्री, इकोनॉमी पुअर है, तो इसलिए हम लोग ये भी प्रोवाइड नहीं करा सकते। हम लोग निर्भर हो जाते हैं किस पे, प्रिमिटिव और ट्रेडिशनल जो मेथड है टेक्नोलॉजी के, उस पे। इन सब चीजों के चलते क्या होता है कि जो भी कंट्री है वो अल्टीमेटली लीड्स टू करप्शन। उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपको करप्शन देखने को मिलेगा, इनएफिशिएंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये क्या होता है, इंटर्न फिर से इकोनॉमी को इफेक्ट करता है और ये साइकिल फॉलो, एक तरह से ये साइकिल, विशियस साइकिल जो है आगे बढ़ते रहता है। इसी को बोला जाता है म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग विशियस साइकिल, ठीक है। तो ये दोनों कैसे इफेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। एक तो इकोनॉमी पुअर है पहला, ठीक है। इसके चलते एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे क्या असर पड़ रहा है हम लोग देख लिए। कैसे? इकोनॉमी पुअर है, सैलरी नहीं मिल रही है, ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं हो रही है। इससे क्या हुआ, ब्रेन ड्रेन हुआ, ठीक है, लोगों का पलायन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हुआ, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हुआ तो इससे क्या चलते क्या है, प्रोडक्शन वैसा नहीं होगा, वैसा एफिशिएंट सिस्टम नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, तो इसके चलते क्या होगा, इकोनॉमी और पुअर होगा। अब इकोनॉमी और पुअर होगा तो इसके चलते क्या होगा, और जो स्किल्ड लोग हैं वो भी बाहर जाएंगे। तो ये क्या है, विशियस साइकिल एक तरह से चलते रहेगा। तो ये देखिए कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं और क्या है म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग विशियस साइकिल। ये हमने समझा किसके संदर्भ में, डेवलपिंग कंट्री के संदर्भ में। अब दूसरा हम लोग देखते हैं डेवलप कंट्रीज में क्या होता है। तो डेवलपमेंट कंट्रीज में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है, वहाँ के लोगों को हायर सैलरी दिया जाता है, यहाँ पे इनफ्लू होता है स्किल्ड वर्कर्स का। अपने जो आईटी सेक्टर के लोग जो ऑन साइट जॉब करते हैं वो देखते हैं कि सब अमेरिका और यूएस में चले जाते हैं, सिलिकॉन वैली, ठीक है, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग भी अच्छा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑनेस्ट होते जाता है और एफिशिएंट होते जाता है, ठीक है, और फिर से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू चल जाता है। यानी कि म्यूचुअली एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। इकोनॉमी भी बढ़ रही है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी बढ़ा रही है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमी को भी बढ़ा रहा है। तो इसके लिए ये टर्म देते हैं म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग वर्चुअस साइकिल, ठीक है। कौन टर्म देता है, गनर मिराल्ड, ठीक है, गनर मिराल्ड जो है वो ये टर्म देते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में हम लोग देखेंगे रिग्स का बाजार कैंटीन मॉडल। एक्चुअली रिग्स मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसलिए यहाँ डिस्कस करना सही नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं बाजार कैंटीन मॉडल के लिए। रिग्स ने कंसेप्ट दिया था कि फ्यूज्ड सोसाइटी होता है सबसे पहला, उसके बाद प्रिज्मेटिक होता है, उसके बाद डिफ्रेक्टेड सोसाइटी होता है। अभी ये इकोनॉमिक सिस्टम फ्यूज सोसाइटी के बोलते हैं कि ये बार्टर सिस्टम पे बेस्ड होता है, ठीक है, और यहाँ फैमिलीज, ठीक है, रीजन, रिलीजन, कास्ट, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जो डेवलप्ड सोसाइटी हो वो इगैलिटेरियन होता है, यहाँ सबको समानता का अधिकार है, और यहाँ पे जो मार्केट मैकेनिज्म ये सारा रोल प्ले करते हैं। लेकिन प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जो डेवलपिंग सोसाइटी में, ये बोलते हैं कि ये जो दोनों फैक्टर हैं यानी कि फैमिली, कास्ट, मार्केट इकोनॉमी, ये सारी रोल प्ले करने लगते हैं किसमें, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है इसमें।
इसमें क्या है, दो तरह के सिचुएशन आता है। एक में क्या है कि जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल आदमी है, जो मजबूत आदमी है, उसको सर्विसेज जो है आसानी से मिल जाती है, और जो दूसरा जो आदमी है, कमजोर आदमी है, उसको सर्विसेज टाइमली नहीं मिल पाता। इससे क्या होता है कि करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग को जन्म दिया जाता है। इससे क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा करप्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यूज हैं और जो मार्केट है, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं वो बेस्ड है फैमिली, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सारी चीजों पर बेस्ड है। इसीलिए जो सर्विसेज जो मिलते हैं लोगों को, उनके औकात के अनुसार मिलती हैं, ठीक है, जिसके चलते आपको करप्शन देखने को मिलता है। तो कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एफेक्ट कर रहा है इकोनॉमी, ये बाजार कैंटीन मॉडल में भी आपको समझने को मिलेगा। चलते हैं आगे। अभी हमने क्या देखा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कैसे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे इम्पैक्ट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। अब देखेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट का कैसे इम्पैक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनली जो हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पैक्ट भी होता है। जैसे आपको हाकिम बाबू कल्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाकिम बाबू कल्चर क्या है, ये जो ब्रिटिश इंडिया है यहाँ से ये टर्म लिया गया है। अभी भी हम लोग भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलता है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि हाकिम थोड़ा गुंजाइश हो तो बताइएगा। तो हाकिम शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे, वहाँ पे हम लोग बाबू देखने को मिलता है, जो क्लर्क है उसको बाबू करते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं, ये हिस्ट्री से आई हैं। अब जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपको दो सर्विसेज देखने को मिलेगा, जैसे कोवेनेंट ब्रिटिश सर्विस आपको देखने को मिलेगा और नॉन कोवेनेंट देखने को मिलेगा। कोवेनेंट सर्विस क्या है, इसमें जो है, जो एक तरह से जो सुपीरियर सर्विस है उसको हम लोग कोवेनेंट बोलते थे ब्रिटिश के टाइम में। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनको ही ये पोस्ट दिया जाता था, ये सुपीरियर एक तरह से सिविल सर्विस था। उनको क्या बोला जाता था, हाकिम बोला जाता था। उनको बहुत सारा इज्जत दिया जाता था, उनके पास अथॉरिटी और पावर बहुत ज्यादा थे और सैलरी भी इनका ज्यादा था। लेकिन नॉन कोवेनेंट सर्विस जो था वो इंडियंस के लिए था और उनको क्या बोला जाता था, बाबू बोला जाता था। इनकी सैलरी कम थी और अथॉरिटी कम थी। अब ये हिस्ट्री है, लेकिन जो कोवेनेंट सिविल सर्विस है इसी को बाद में बना दिया गया ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, जो आपको IAS PCS ये सब देखने को मिलते हैं ना। तो ये वही कोवेनेंट सिविल सर्विस को ऑल इंडिया सर्विसेज बना दिया गया है। तो वो दौर तो खत्म हो गया, लेकिन उसके जो इम्प्रिंट्स हैं हाकिम बाबू कल्चर के, ये आपको अभी भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देखने को मिलेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं इंडिया में, वो अपने आप को क्या समझते हैं, वो इलीट समझते हैं, ठीक है, यानी कि हम जो है वो बड़े हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से गैप मेंटेन करते हैं कॉमन मैन के साथ, यानी कि जो आम आदमी है उससे वो दूरी बना के रखते हैं। और अपने इवन ओन स्टाफ से भी आपको देखने को मिलेगा कि वो दूरी बना के रखते हैं। यानी कि अगर कोई चाय वाला उनके रूम में चला जाए, ठीक है, तो उससे उनका बिहेवियर कुछ अलग रहता है, और जो उनके साथ में काम कर रहे हैं उसका कुछ बिहेवियर कुछ अलग रहता है, ठीक है। ये फीडबैक पे डिपेंड, भरोसा नहीं रखते, यानी कि अपने नीचे वाले स्टाफ से कभी भी फीडबैक नहीं लेंगे कि हाँ क्या करना चाहिए। अगर वो कुछ आइडिया भी देगा तो ये इंग्लिश 2-4 बोल के उस आइडिया को एक तरह से नेग्लेक्ट करना है। ये सारी कल्चर आपको देखने को मिलते हैं इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटरनल कल्चर है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की ये बात है, लेकिन ये फिर भी अफेक्ट कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन को। कैसे, क्योंकि जो उनका ओरिएंटेशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन का, वो खुद को एलिटिस्ट समझ रहे हैं, ठीक है, वो कॉमन मैन से दूरी बना के रख रहे हैं। तो इससे भी एडमिनिस्ट्रेशन देखिए अफेक्ट होता है। दूसरा इंटरनल में हम देखेंगे कि फ्रेंच और बेल्स ने एक स्टडी कैरी आउट किया था, ठीक है। तो ये बताते हैं फ्रेंच और बेल्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें बहुत सारे आपको कल्चर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे उसके अंदर में बहुत सारे कल्चर्स देखने को मिलते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। तो वो किस किस तरह के कल्चर होते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने बोला था निगेटिव कल्चर के बारे में, बैलेंस्ड कल्चर के बारे में और पॉजिटिव कल्चर के बारे में। ध्यान रहे कि हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट देख रहे हैं अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले देखते हैं कि निगेटिव कल्चर, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, वहां आप लोगों को देखेंगे तो वहां दिखेगा कि वो एक तरह से उनके अंदर एक कंपेलिंग नीड है ताकि वो कैसे डोमिनेट करे दूसरे को, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए दूसरे को डोमिनेट करने का वो आपको देखने को मिलेगा चलन किसी ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि जो भी इंडिविजुअल जो है वो विन लूज पैराडाइम के काम करते हैं पैराडाइम पे, यानी कि हम कैसे किसी को नीचा दिखा दें, ठीक है, वैसा एक तरह की मानसिकता रहती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की टेंडेंसी देखने को मिलेगा, यानी अपने बेनिफिट के लिए पावर को इकट्ठा करके रखने को देखने को मिलेगा। कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहता है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ ओरिएंटेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ट्रस्ट डिफिसिट देखने को मिलेगा। इन सब चीजों के क्या चलते क्या होता है
है कि जो सिस्टम है वो इनएफिशिएंट हो जाता है, यानी कि इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो काफ़ी इनएफिशिएंट रहता है। तो ये क्या है, ये जो निगेटिव कल्चर है ये इनहेरेंट क्वालिटी है, वहाँ के लोगों के अंदर की क्वालिटी है जो कि अफेक्ट कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। ठीक है, तो ये निगेटिव कल्चर हो गया। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बैलेंस कल्चर देखने को मिलेगा, यानी कि सेल्फ ओरिएंटेशन तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना इसमें है। ठीक है, तो सेल्फ ओरिएंटेशन और सेंट्रलाइजेशन है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे को हार्म करके उस टाइप का नहीं है। ये कंपैरेटिवली डेमोक्रेटिक होते हैं और डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। ठीक है, तीसरा कल्चर आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव कल्चर। इसमें क्या है, यहाँ एक तरह से अर्ज होता है ताकि लोगों के बेनिफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, सबके लिए कैसे मैक्सिमाइजेशन हो बेनिफिट का, ये देखने को मिलता है। तो ये सारे सिस्टम क्या है, डेमोक्रेटिक हैं, डिसेंट्रलाइज हैं और पार्टिसिपेटिव हैं, यानी कि सबसे आपको फीडबैक लेके ही कोई काम किया जाता है। तो इस तरह के सिस्टम क्या होते हैं, एफिशिएंट सिस्टम होते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट भी सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को एफर्ट कर रहा है। यानी कि आज के इस लेक्चर का सारा अगर हम लोग निचोड़ निकालें तो हम देखने को मिलेगा कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये दोनों वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने के लिए। किसी एक जगह पे नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड आपको ये फिनोमेना देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। आपको अगर आपको स्लो लग रहा है तो 2x स्पीड पे देख सकते हैं। धन्यवाद।